नमस्कार। आज हम जानेंगे प्रथम अफीम युद्ध या फिर फर्स्ट ओपियम वॉर के बारे में, जो 1939 से 1942 के बीच लड़ा गया था चीन और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह युद्ध जो है वो ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। तो ये देखिए, ब्रिटेन, जब भी ब्रिटेन शब्द आए तो समझिएगा ब्रिटेन एक देश नहीं, ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर बना है। एक हो गया ये इंग्लैंड, ये वेल्स और ये स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिला देते हैं तब यह कहलाता है ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और इसी में जब ये एक और देश शामिल हो जाता है उत्तरी आयरलैंड, तो ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो हमें आज जिसके बारे में जानना है वह है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन्हीं तीनों देशों को मिलाकर के एक ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ चीन। तो चीन में उस वक्त जो है वो क्विंग राजवंश का शासन था, और इन्हीं दोनों के बीच में ग्रेट ब्रिटेन और ये क्विंग राजवंश के शासन जो चीन में था, इन्हीं दोनों के बीच में प्रथम अफीम युद्ध लड़ा गया था, जिसके बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे मानचित्र देखिए, ये विश्व का मानचित्र है। यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा आपका ग्रेट ब्रिटेन, और यहाँ पे ये है क्विंग राजवंश वाला चीन। ठीक है, तो ये हो गया आपको विश्व मानचित्र। आइए जानते हैं हम लोग। देखिए 1498 में पुर्तगाली, यहाँ पे ये है पुर्तगाल देश, यहाँ से पुर्तगाली कालीकट पहुंचते हैं अपने भारत में। ठीक है, उसके बाद में 1511 ईस्वी में पुर्तगाली यहाँ पे मलक्का के पास पहुंचते हैं, और फिर यहाँ से चीन की ओर रुख करते हुए 1514 में जो है चीन पहुंच जाते हैं व्यापार करने के लिए। जिस तरह से भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, उसी तरह से ये चीन भी व्यापार के उद्देश्य से पहुंचते हैं। अब पुर्तगाली पहुंचते हैं तो इनको देख करके स्पेन भी 1557 में, यहाँ पे देखेंगे तो ये है स्पेन, तो ये स्पेन भी जो है 1557 में यहाँ पे चीन में पहुंचता है व्यापार के उद्देश्य से। उसके बाद डच भी आते हैं 1600 ईस्वी में, और फिर ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन जिसे भारत में अंग्रेज भी कहा जाता है, तो वह भी जो है 1637 ईस्वी में चीन पहुंचते हैं अपने व्यापारिक उद्देश्य के साथ। उसके बाद देखिए 1637 ईस्वी में जब अंग्रेज यहाँ आते हैं, तो अंग्रेज जो है यहाँ पे एक गुआंगडोंग प्रांत में एक जगह पड़ता था कैंटोंग, जिसे आज कहा जाता है गुआंगझो। ठीक है, तो इस गुआंगझो बंदरगाह जो है, इस बंदरगाह को अपना व्यापारिक केंद्र बनाते हैं अंग्रेज। ठीक है, उन दिनों इसका नाम हुआ करता था कैंटोन बंदरगाह, जो हांगकांग के समीप हुआ करता था। तो अंग्रेज जब 1637 ईस्वी में आते हैं तो इसी को अपना व्यापारिक केंद्र बनाते हैं कैंटोन बंदरगाह के पास में। उसके बाद में देखिए तो यूरोपीय जो है, जितने भी यूरोपीय आए थे देश, जैसे आपका हो गया पुर्तगाल, स्पेन, डच, ब्रिटिश, तो ये सब जो है चीन से रेशम, चाय, रबर, सोयाबीन, ये सब खरीद करके यूरोप में अच्छी कीमत पे बेचते थे। चीन में जो है रेशम, चाय, रबर, सोयाबीन, इन सब का जो उत्पादन होता था वो काफी प्राकृतिक तरीके से होता था, प्राकृतिक रूप में होता था, इसलिए यूरोप में जो है इनकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा थी। तो चीन में जो उत्पादित जो चाय होती थी, सर्वाधिक मात्रा में चीन में जो चाय होती थी, इसका जो बिक्री जो है, इसकी डिमांड जो है यूरोप में ज्यादा थी। तो यूरोपीय कंपनी जो है चीन से इन्हीं सब चीजों को, रेशम, उसके बाद में यहाँ पे चाय, फिर ये रबर और ये सोयाबीन, इन सब चीजों का व्यापार जो है यूरोपियन बड़ी मात्रा में कर रहे थे। तो यह जानते कि जब यूरोप में व्यापार कर रहे थे तो आखिर युद्ध का कारण कैसे बना। तो पहले के समय में विदेशी व्यापार जो है वो 2 तरीके से होता था। या तो एक वस्तु आप हमसे खरीदे और बदले में हम आपको कोई दूसरी वस्तु देंगे, या फिर उस वस्तु के बदले में कोई बहुमूल्य धातु अदा की जाती थी, जैसे सोना या चांदी। अभी के जैसे अभी देखिए, अभी विदेशों में व्यापार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर डॉलर का उपयोग किया जाता है। तो उस वक्त ऐसा डॉलर कुछ था नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोई थी नहीं। तो इसलिए जो पहले के समय में जब भी विदेशों में व्यापार होता था एक देश से दूसरे देश का, तो 2 तरीके से होता था। एक वस्तु के बदले वस्तु, यानी एक वस्तु आप हमसे खरीदिए, बदले में हम आपको दूसरी वस्तु देंगे जो आपकी जरूरत की होगी। और दूसरा, या तो उसके बदले में बहुमूल्य धातु पेमेंट किया जाता था, जैसे सोना, चांदी, ये सब हो गए बहुमूल्य धातु। ठीक है, तो चीन के साथ में समस्या यह थी कि चीन के जो लोग थे वो अपनी जरूरत का लगभग हर सामान का उत्पादन चीन में ही कर लेते थे। ठीक है, इसलिए जो है वो यूरोपियन से बहुत कम सामान, बहुत कम वस्तुओं को खरीदते थे। अब यूरोपीय जो है वो भर भर के सामान जो है जहाज से ले जाते थे यूरोप में बेचने के लिए चीन से, और जबकि बदले में जो है चीन जो है यूरोपियन से बहुत कम सामान खरीदता था, बहुत कम वस्तुओं का डिमांड था, क्योंकि जितने जो वस्तुओं का डिमांड था वो चीन के लोग खुद ही अपना उत्पादन कर लेते थे। तो यह जो व्यापार था चीन और यूरोप के बीच में, ये लगभग एक तरफा व्यापार चल रहा था। और दूसरा, चीन के लोग जो है ये यूरोपियों को जो वस्तु बेचते थे तो बदले में वस्तु नहीं लेते थे, और बदले में क्या करते थे कि चांदी का डिमांड करते थे कि आपको अगर व्यापार करना है हमारे साथ में, चीन के साथ में आपको व्यापार करना है, तो आपको वस्तु के बदले में जो है वो चांदी देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस कारण जो है यूरोप से जो है चांदी भारी मात्रा में चीन को हर वर्ष जाने लगा, क्योंकि चाय का जो व्यापार जो चीन का और यूरोप का बढ़ गया था, तो भारी मात्रा में
चीन से जो है चाय का निर्यात हो रहा था यूरोप की तरफ, तो उतने ही मूल्य का चांदी जो है यूरोप को हर वर्ष जो है वो चीन को देना पड़ रहा था। तो इससे जो है यूरोपियों को बहुत घाटा का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद जो है एक और प्रथा जो थी चीन में, ये बड़ी खराब प्रथा थी कि चीन का जो क्विंग राजवंश है उसने चीन में जो व्यापार यूरोपीय कर रहे थे उनके ऊपर काफी प्रतिबंध लगाया हुआ था। जैसे एक प्रतिबंध में से मुख्य प्रतिबंध यह था कि उसे जो है चीन में नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं करना है। जितने भी नशीले पदार्थ हो गए उनका व्यापार जो है यूरोपीय चीन में नहीं कर सकते थे। उसके बाद में कैंटन में, जो कैंटन प्रांत था जहाँ पे ब्रिटिश अपना व्यापारिक केंद्र बनाए थे, वहां पे व्यापार करने की अनुमति तो थी, लेकिन एक व्यापारी जो है पूरे वर्ष के 365 दिन जो है वो कैंटन में ठहर नहीं सकता था, कैंटन में रह नहीं सकता था। यानी कि व्यापार कीजिए और आगे बढ़िए, निकलते रहिए, आपको यहाँ पे पूरे वर्ष भर जो है कैंटन में रुकना नहीं है। उसके बाद कैंटन की एक प्रथा थी कि जितने भी यूरोपीय व्यापारी होंगे या फिर ईसाई धर्म प्रचारक जो चीन में आएंगे, उनको चीन के सम्राट के सामने उपस्थित होने पे 9 बार झुककर सलाम करना पड़ता था, जिसे यूरोपीय जो है काफी अपमानजनक मानते थे। शुरू से ही यूरोपीय जो है एशियाई लोगों को नीची निगाह से देखते थे। तो एशियाई जो राजा हुआ करते थे या फिर जो चीन के राजा थे, इसके सामने जो है झुकना पसंद नहीं करते थे यूरोपीय। उसके बाद में जो ईसाई धर्म प्रचारक है वो भी सिर्फ पोप के सामने अपना सिर झुकाते हैं। तो वो भी चीन के जो क्विंग राजवंश के राजा है या फिर इनके जो दूत हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे, उनके सामने जो है सर झुकाना नहीं चाहते थे, अपमानजनक मानते थे। इसके बाद में जो है 18वीं शताब्दी जब आई, 18वीं शताब्दी के मध्य आते आते जो है कैंटन क्षेत्र पे अब जो है सिर्फ अंग्रेजों का ही व्यापार का एकाधिकार रहा। बाकी जो डच, स्पेनिश, पुर्तगाली ये सब आए तो थे, लेकिन चूंकि व्यापार जो एक तरफा हो रहा था इस कारण ये लोग टिक नहीं पाए। लेकिन अंग्रेज टिके रहे कैंटन क्षेत्र पे। ठीक है, तो अब जो है कैंटन क्षेत्र पे सिर्फ अंग्रेज, यूरोपीय में जो है सिर्फ अंग्रेज ही टिके हुए थे, बाकी जो है अपना बुढ़िया बिस्तर समेट के निकल लिए थे। तो चीन से जहाज से वस्तु भर भर के यूरोप तो जा रहा था, लेकिन यूरोप से जो वस्तु आ रही थी उसका चीन में बिक्री ही नहीं होता था। एक तरफा व्यापार होने, इसी को एक तरफा व्यापार कहा जाता था। ठीक है, आज भी कहा जाता है कि जब सिर्फ निर्यात जो है निर्यात नहीं हो रहा हो और सिर्फ आयात किया जा रहा हो तो इसको एक तरफा व्यापार कहते हैं। और किसी भी देश के लिए एक तरफा व्यापार जो होता है वो सही नहीं होता है। तो एक तरफा व्यापार होने से जो है यूरोप का व्यापार संतुलन बिगड़ता जा रहा था। व्यापार संतुलन बिगड़ने से जो है अंग्रेजों ने इस पे काफी विचार किया। उसके बाद में उन्होंने जो है अफीम का सहारा लिया। जबकि अफीम जो है चीन में बैन था, फिर भी अंग्रेजों ने जो है चीन के व्यापारियों से संपर्क बनाया, अंग्रेज के व्यापारियों ने, और जो है तंबाकू में मुफ्त अफीम मिलाकर जो है चीन के लोगों में जो है बंटवा दिया। और इस तरह से जब चीन के लोगों को अफीम की लत लग गई तो अंग्रेजों ने इसे चीन में बेचना शुरू कर दिया और काफी अच्छे दामों में बेचना शुरू कर दिया। जबकि चीन में अफीम पे जो है प्रतिबंध था, फिर भी उन्होंने शुरुआत में क्या किया कि तंबाकू में अफीम मिलाकर मुफ्त में बंटवाया। और उसके बाद में जब अफीम की लत लग गई तो इन्होंने, अंग्रेजों ने उसे अच्छी कीमत पे चीन में बेचना शुरू कर दिया। और अंग्रेज क्या करते थे कि पटना के क्षेत्र, यहाँ देखेंगे तो ये है अपना बिहार, और इस बिहार पटना के क्षेत्र में जो है अंग्रेज जो है किसानों से यहाँ जबरन अफीम की खेती कराते थे और पटना से इसे कलकत्ता ले जाते थे और फिर कलकत्ता से इसे समुद्र के रास्ते जो है अफीम को भर के चीन में ले जाते थे। चीन में अफीम प्रतिबंध होने के बावजूद भी जो है अंग्रेज क्या करते थे, चीन के अधिकारियों को रिश्वत देते थे और वहां अफीम का धड़ल्ले से व्यापार करते थे। 1835 आते आते दक्षिण चीन, ये चीन का जो ये दक्षिणी हिस्सा है, इस दक्षिण चीन के बहुत बड़ी जो एक आबादी थी वो अफीम के सेवन का लत लगा चुकी थी। ठीक है, और अंग्रेजों से अफीम खरीदने पे अब मजबूर हो गई थी। देखिए कैसे व्यापार होता था। तो यहाँ पटना में किसानों से जबरन अंग्रेज जो है अफीम उगवाते थे, फिर यहाँ इसे कलकत्ता लाते थे, फिर कलकत्ता पोर्ट से इसे समुद्र के रास्ते यहाँ मलक्का होते हुए और चीन के यहाँ पे कैंटोन बंदरगाह तक ले जाते थे, जो मुख्यतः अंग्रेजों का जो है व्यापारिक केंद्र बना हुआ था। और इस अफीम के व्यापार के कारण 1835 आते आते ये जो दक्षिणी क्षेत्र है चीन का, इस क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी जो है वो अफीम की लत लग चुकी थी। ये लोग अफीम जो है अब अंग्रेजों से ऊंची कीमत पे भी खरीदने को तैयार थे। इसलिए जो है अब देखिए यहाँ से अब युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। तो 1838 में एक बार जो है एक चीनी अधिकारी जो है कैंटन में, एक चीनी अधिकारी अफीम से लदा जहाज को पकड़ लेता है। 100 दिन की चोरी एक दिन पकड़ी जाती है। तो अफीम से लदा जहाज को पकड़ लेता है और फिर क्या करता है, वो अफीम की लगभग 20,000 पेटी को जो है समुद्र में फेंकवा देता है। इससे अंग्रेज व्यापारी को जो है लगभग $60 लाख, उस समय के $60 लाख के बराबर जो है अंग्रेज व्यापारी को नुकसान होता है। 20,000 पेटी समुद्र में फेंकवा देता है अफीम का पेटी, और इससे जो है
अफीम नुकसान जो है अंग्रेज व्यापारी को लगभग 60 लाख डॉलर के बराबर नुकसान होता है। अब यह घटना जो है ब्रिटेन तक पहुंचती है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास पहुंचती है, इससे वो अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है जुलाई 1839 में जो है ब्रिटेन के सैनिक और चीन के नाविकों में एक छोटी सी झड़प हो जाती है। इस झड़प में जो है ब्रिटिश सैनिक क्या करते हैं कि चीन के जो एक नाविक था जो वहां का ग्रामीण क्षेत्र का था उसकी हत्या कर देते हैं। अब चीनी अधिकारी जो है उस हत्यारे को कहती है कि चीन को सौंपिए, लेकिन ब्रिटेन इससे इनकार कर देता है। इसके बाद जो है चीनी अधिकारी जो है सभी अंग्रेजों को कैंटन से निष्कासित करता है आधिकारिक रूप से, और उन्हें कैंटन छोड़ने का तत्काल रूप से आदेश देता है। अब उस वक्त जो है चीन में अंग्रेजों के पास कोई बड़ी सेना उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी, कोई लड़ाकू जहाज मौजूद नहीं था, जो थे व्यापारी थे। तो अंग्रेज उस वक्त जो है 1839 में चीन से युद्ध नहीं लड़ता है और वहां से चुप अपने जितने भी उसके अंग्रेज व्यापारी थे उन सबको बाहर वापस बुला लेता है। और क्या करता है कि जनवरी 1840 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में चीन के खिलाफ जो है युद्ध का प्रस्ताव पारित करवाया जाता है। और उसके बाद जो है चीन पे आक्रमण करने के लिए ब्रिटेन से इंडिया से, यहाँ पे देखेंगे तो ये है अपना प्यारा भारत, इंडिया, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, यहाँ देखेंगे तो ये है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ पे हो गया ये दक्षिण अफ्रीका। तो इन सब क्षेत्रों से जो है सैनिकों से और गोला बारूदों से लदे जहाजों को यहाँ इंडिया से, यहाँ ये दक्षिण अफ्रीका से और ये ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, इन सब जगहों से सैनिकों को और गोला बारूदों से लदे जहाजों को यहाँ पे एक देश पड़ता है सिंगापुर, ठीक है, इस सिंगापुर जगह पे जो है इकट्ठा करते हैं अंग्रेज चीन पे हमला करने के लिए। और इस बात की खबर जो है वो चीन को थी भी नहीं। जब यहाँ पे जब ये इकट्ठा हो जाते हैं जनवरी 1840 में प्रस्ताव पारित होने के बाद में चीन के खिलाफ युद्ध के लिए ब्रिटेन से, तो इन सब जगहों पे जब इकट्ठा हो जाते हैं उसके बाद में जो क्या होता है कि जून 1840 में जो है ब्रिटेन की जो नेवी होती है वो चीन के समुद्री क्षेत्र, यानी ये वाला जो चीन के दक्षिणी क्षेत्र जो है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों को जो है ब्रिटेन की जो नौसेना है वो इन क्षेत्रों का घेराव कर देती है और चीन के सामने जो शर्त रखती है कि जितने का चीन ने अफीम समुद्र में फेंकवा के जितने का नुकसान करवाया है उनकी भरपाई करे, अन्यथा ब्रिटेन की नौसेना जो है हमला कर देगी। चीन जो है इस पे इनकार कर देता है और इसके बाद जो है ब्रिटेन नौसेना चीन के इनकार करने के बाद जो है ब्रिटिश नौसेना और ब्रिटिश आर्मी जो है इन क्षेत्रों पे हमला कर देती है और इस तरह से जो है युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और इसी युद्ध को जो है अफीम, चूंकि यह अफीम के लिए युद्ध हुआ था इसलिए इस युद्ध का नाम जो है अफीम युद्ध रखा जाता है। इसके बाद जो है ब्रिटिश नौसेना और चीन के सैनिकों के बीच जो है पहली मुठभेड़ चूशान प्रांत में होती है। ये वाला जो क्षेत्र है ये चूशान कहलाता है। अभी जो इसका नाम है, इसका अभी का नाम है जोशान द्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे पहली मुठभेड़ जो है ब्रिटिश और चीनी सैनिकों के बीच होती है। इसमें जो है ब्रिटेन के पास एक मजबूत नौसेना थी, अच्छे गोला बारूद थे, अच्छे जहाज थे, इसलिए जो है चीन की नौसेना टिक नहीं पाती है और जुलाई 1840 आते आते जो है ब्रिटेन की नौसेना इस क्षेत्र को, इस जोशुआन प्रांत को जीत लेती है और इस पे कब्जा कर लेती है। इसके बाद जो है दूसरी बड़ी मुठभेड़ जो होती है वो चुनेपी प्रांत पे होती है। यहाँ पे जो है देखेंगे तो यह चुनेपी प्रांत, गुआंगडोंग प्रांत में एक चुनेपी क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे दूसरी बड़ी मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में भी जो है ब्रिटिश नौसेना जो है चीन की नौसेना को, चीन के सैनिकों को पीछे धकेलते हुए यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है हांगकांग द्वीप, हांगकांग द्वीप पे भी कब्जा कर लेती है। उसके बाद में जो है 1841 में अमोय पे, यहाँ पे ये देखेंगे तो अमोय जो सियामेन आइलैंड पे मुख्यतः पड़ता है, उस अमोय द्वीप पे भी कब्जा कर लेती है। फिर 1841 में ही चीन जो ब्रिटेन जो है वो चीन के निंगपो प्रांत पे, जो जेनजियांग प्रांत पड़ता है, निंगपो क्षेत्र, उस क्षेत्र पे भी कब्जा कर लेती है और जुलाई 1842 आते आते पूरे इस जेनजियांग प्रांत को जो है वो ब्रिटेन की नौसेना और ब्रिटेन के सैनिक जीत लेते हैं। अब जब जेनजियांग में जब पूरी तरह से पराजित हो जाती है चीन की सेना, तो उसके बाद में जो है चीन के पास कोई और रास्ता नहीं होता है और चीन के जो क्विंग राजवंश है वो ब्रिटेन के सामने एक संधि प्रस्ताव रखती है अगस्त 1842 में कि अब आप हमसे शांति प्रस्ताव संधि करा लीजिए। तो ब्रिटेन इसके सामने शर्त रखता है, चीन के क्विंग राजवंश इस शर्त को मान लेते हैं और दोनों के बीच में जो संधि होती है उस संधि को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ नानकिंग, ठीक है। यह ट्रीटी ऑफ नानकिंग 29 अगस्त 1942 को होता है और इसके बाद जो है इस युद्ध का अंत हो जाता है। तो याद रखेंगे प्रथम अफीम युद्ध की जो शांति समझौता हुआ था उसे कहा गया ट्रीटी ऑफ नानकिंग, ठीक है। तो इस युद्ध का अब जान लेते हैं कि परिणाम क्या हुआ। तो इस युद्ध के परिणाम जो है चीन चूंकि हारा था
तो युद्ध में जो हारते हैं वही हरजाना भरते हैं। तो चीन जो है अंग्रेजों को हरजाना के तौर पे 2 करोड़ 10 लाख डॉलर देना पड़ता है। चीन को अंग्रेजों को 2 करोड़ 10 लाख डॉलर देना पड़ा। उसके बाद में जो चीन के 5 महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, यहाँ पे देखेंगे तो यह है केटर बंदरगाह, अमोई बंदरगाह, फुचाओ, निंगपो और संघाई। ये जो 5 बड़े और महत्वपूर्ण बंदरगाह थे ब्रिटेन के लिए जो चीन प्रांत में थे, इस 5 बंदरगाह को ब्रिटेन के व्यापार के लिए खोल दिया गया कि अब यहाँ पे जो है ब्रिटेन जो है यहाँ इस रास्ते से व्यापार कर सकता है। और यहाँ पे वाणिज्यिक दूतावास ब्रिटेन के बनाए गए, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे आयात और निर्यात में जो शुल्क होगी उसमें भी कमी की गई। और जो आयात पे या निर्यात पे जो शुल्क लगाने का जो अधिकार है वो ब्रिटेन के ही कॉन्सुलेट को मिला, जो यहाँ पे वाणिज्यिक दूतावास ब्रिटेन द्वारा खोले गए इन सब क्षेत्रों पे। तो आयात निर्यात शुल्क लगाने पे भी जो है ब्रिटेन को ही अधिकार दिया गया। और इस तरह से जो है यह पूर्णतः जो है यह संधि जो है यह ब्रिटेन के पक्ष में रहा, चूंकि ब्रिटेन ही जीता था तो संधि जो है उसी के पक्ष में जाएगा। और इस तरह से जो है इसी युद्ध के जो संधि हुई ट्रीटी ऑफ नानकिंग, इसी में जो है दूसरे अफीम युद्ध के भी बीज बो दिए गए, जिसके बारे में हम लोग किसी और दिन जानेंगे। देखिए जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद वर्साय की संधि हुई, और वर्साय की संधि में ही जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए थे, ठीक है। उसी तरह से प्रथम अफीम युद्ध हुआ और उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ नानकिंग यानी नानकिंग की संधि हुई, और इसी नानकिंग की संधि में जो है दूसरे अफीम युद्ध के लिए बीज बो दिए गए, जिसके बारे में हम लोग किसी और दिन जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।